टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है वो बताया था। और प्रतिरोधकता, विद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता, ये सब क्या होती है वो सारी डेफिनेशंस बताई थी। तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर जो मिश्र धातुएं हैं उनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस पावर उनकी बढ़ जाती है। कुछ मिश्र धातुएं तुम्हारी जैसे कि मैग्नीन है, नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटिन है, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता पर जो ताप का जो प्रभाव होता है बहुत कम होता है, अर्थात इनका जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो नगण्य होता है। इसीलिए इन धातुओं को हम लोग क्या करते हैं, प्रामाणिक प्रतिरोध या प्रतिरोध बॉक्स बनाने में इन धातुओं के तारों का प्रयोग किया जाता है। अब प्रतिरोध बॉक्स बच्चों क्या होता है, प्रतिरोध बॉक्स के अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं जो सीरीज़ में जुड़े होते हैं, है ना। तो उसके अंदर जो तार बनते हैं उन तारों को मिश्र धातुओं से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मिश्र धातुओं पर जो ताप का प्रभाव होता है वो कम होता है। जो तुम्हारी मैग्नीन और कॉन्स्टेंटिन, नाइक्रोम, ये जो मिश्र धातुएं हैं इन पर ताप का प्रभाव बहुत कम होता है क्योंकि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होता है, ठीक है। और इनकी जो प्रतिरोधकता है, इनका जो रेजिस्टेंस है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ता तो है, लेकिन इसमें जो वृद्धि होती है वो शुद्ध धातुओं की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। शुद्ध धातु सबसे ज़्यादा होती है और मिश्र धातुओं में कम होती है। इसीलिए जो रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं उनमें इन तारों का प्रयोग, जो मैग्नीन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटिन, इन तारों का प्रयोग किया जाता है। जो तुम्हारा मीटर ब्रिज है, आप लोग प्रैक्टिकल करोगे, मीटर ब्रिज का उसमें जो तार होता है वो मैग्नीन और नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता अर्धचालकों की प्रतिरोधकता। अब बच्चों अर्धचालक पहले क्या होते हैं ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अर्धचालक ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से ज़्यादा होती है। अर्धचालक मीन्स जो चालकों और अचालकों के बीच की कड़ी, है ना। तो इनकी जो चालकता होगी वो चालकों से तो कम होगी और अचालकों से ज़्यादा होगी। ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अर्धचालक। तो अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता होती है, इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो ताप बढ़ाने पर घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब घटता क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन देखो बच्चों। देखो अर्धचालकों में क्या होता है, अर्धचालकों में जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एकांक आयतन में जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो धातुओं की तुलना में कम होती है, ठीक है। अर्धचालकों के अंदर एकांक आयतन में n क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो जो अर्धचालक होते हैं उनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो धातुओं की तुलना में कम होती है, ठीक है। तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर जो n का मान है वो बढ़ने लगता है, मतलब एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो बढ़ने लगती है। जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने लगेगी, आप लोगों ने फॉर्मूला पीछे पढ़ा था, R = होता है ml/ne² टॉ इंटू ए, जहाँ टॉ श्रांति काल है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, M द्रव्यमान है और L तार की लंबाई है ना। तो इससे आप देख सकते हो कि R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N है। मतलब जब N का मान बढ़ेगा तो R का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो किसी अर्धचालक का तो N का मान तो बढ़ रहा है, जब N का मान बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, ठीक। लेकिन एक चीज़ और, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मैंने आप लोगों को इससे पहले वीडियो में बताया भी था कि जो T होता है, जो परम ताप होता है, वो श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो टॉ के मान में क्या होती है, कमी होती है, ठीक। टॉ के मान में कमी हो रही है। अब अभी आप लोगों ने पीछे देखा कि जो R है वो हमारा टॉ पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक। अब जब टॉ के मान में कमी होगी तो R के मान में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन जो टॉ के मान में कमी होती है वो N के मान में वृद्धि की अपेक्षा बहुत कम होती है। मतलब जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि ज़्यादा होती है और जो श्रांति काल है उसमें जो कमी होती है वो वृद्धि की अपेक्षा बहुत कम होती है। मतलब N के मान में जो वृद्धि है वो टॉ के मान में
कमी की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इसमें कमी कम होती है और इसमें वृद्धि ज़्यादा होती है। तो उस एन का इफ़ेक्ट रेजिस्टेंस पर ज़्यादा पड़ता है। जब एन का इफ़ेक्ट रेजिस्टेंस पर ज़्यादा पड़ेगा तो एन का मान बढ़ने से रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इसका प्रतिरोध घट जाएगा, यानी कि चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो अर्धचालकों की चालकता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। चालकता क्या होती है? प्रतिरोध का उल्टा होती है ना। तो चालकता बढ़ेगी, है ना, टेम्परेचर को बढ़ाने पर चालकता बढ़ेगी और प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। ठीक, इसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि यही मैंने यहाँ लिखा है बच्चों, देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? श्रांति काल भी घटता है, यानी कि टॉ का मान भी घटता है, परंतु एन के मान में जो वृद्धि होती है वो टॉ में कमी की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ताप के बढ़ाने पर अर्धचालकों का जो प्रतिरोध है वो घट जाता है, अर्थात चालकता बढ़ जाती है। अब जो विद्युत अपघट्य हैं, विद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? जो विद्युत अपघट्य होते हैं, जो तुम्हारे सॉल्यूशंस होते हैं, जो सॉल्वेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जब टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रोलाइट्स की जो विस्कोसिटी है, जो श्यानता है, वो कम हो जाती है। ठीक, जब श्यानता कम हो जाएगी तो जो उसके भीतर जो आयन चल रहे हैं उनके चलने फिरने में रुकावट कम होगी। जब रुकावट कम होगी इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोध हमारा घट गया। मतलब जब श्यानता कम हो जाती है तो जो विद्युत अपघट्य, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसके अंदर जो आयन्स चल रहे हैं वो थोड़ा सा फ्रीली मूव कर सकते हैं, पहले से ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसलिए इनकी जो प्रतिरोधकता है या प्रतिरोध है वो घट जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जब हम उनको ठंडा करते जाते हैं तो प्रतिरोधकता क्या होती है? धीरे धीरे घटती है, परंतु एक विशेष ताप से नीचे ठंडा करने पर प्रतिरोधकता या रेजिस्टेंस अचानक से गिरकर ज़ीरो हो जाता है। इस घटना को हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जब उनको ठंडा किया जाता है तो उनका जो प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है वो क्या होती है? धीरे धीरे घटती है, परंतु एक विशेष ताप से नीचे ठंडा होने पर उनकी प्रतिरोधकता या कह सकते हैं उनका प्रतिरोध बहुत तेज़ी से घटकर ज़ीरो हो जाता है। इस घटना को हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। और जो पदार्थ जिसके अंदर ये गुण होता है उसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टर या अति चालक। जैसे कि पारा, जब पारे को आप 4.2 केल्विन पर ठंडा करते हो तो अचानक से उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। ये मैंने नीचे दिया हुआ एग्जाम्पल में यहाँ पर कि जो पारे की जो प्रतिरोधकता होती है 4.2 केल्विन पर क्या होती है? अचानक शून्य हो जाती है। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया? संक्रमण ताप। जिस ताप पर प्रतिरोधकता शून्य होती है उसे हम कहते हैं संक्रमण ताप, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, तो यह घटना क्या होती है? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सुपर कंडक्टिविटी में। क्या क्या बच्चों? कि यह घटना अति निम्न तापों पर, यानी कि 10 केल्विन से लेकर 0.1 केल्विन तक के बीच में ही होती है। ठीक है, क्योंकि आगे क्या करना है? पदार्थ को बहुत ठंडा करना है ना। तो ये जो घटना होगी सुपर कंडक्टिविटी की वो क्या होगी? बहुत निम्न तापों पर होती है। दूसरा, वह ताप जिस पर प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है, यह प्रतिरोधकता घटकर शून्य हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? संक्रमण ताप या ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक, अब कुछ धातुएं और मिश्र धातुएं जैसे कि टंगस्टन है, कैडमियम है, एल्यूमिनियम, टिन और शीशा, इनके लिए जो तुम्हारा संक्रमण टेम्परेचर है वो है हमारा 0.01 केल्विन। ये किसके लिए? टंगस्टन के लिए। क्रमशः का मतलब जो सीरियल ऑर्डर इसका वही इसका है। तो कैडमियम का 0.56 केल्विन होगा, एल्यूमिनियम के लिए 1.19 केल्विन हो गया, टिन के लिए 3.7 और शीशा के लिए, लेड के लिए सबसे ज़्यादा 7.2 केल्विन। इन तापों पर ये अति चालक अवस्था में होते हैं, मतलब इन तापों पर इनका जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है। टंगस्टन का प्रतिरोध शून्य कब होगा? 0.01 केल्विन पर। कैडमियम का प्रतिरोध शून्य कब हो जाएगा? 0.56 केल्विन पर। ऐसे लेड का कब हो जाएगा? 7.2 केल्विन पर। ठीक है, तो इन तापों पर ये जो धातुएं होती हैं वो अति चालक अवस्था में आ जाती हैं। ठीक, अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो पारे की जो रेजिस्टिविटी होती है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 4.2 केल्विन पर क्या होता है? अचानक शून्य हो जाता है। ठीक, अब यदि हम किसी तार में जो शून्य प्रतिरोध पर है ना, उसमें अगर हम विद्युत धारा को एक बार प्रवाहित कर दें, उसको हमने क्या किया? बैटरी से छोड़ दिया और उसके अंदर हमने किसी वायर स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित कर दी।
ठीक। और फिर आप क्या करते हो, स्रोत को हटा लेते हो। तो हटा लेने पर भी उस तार में महीनों, घंटों, दिनों आपकी धारा क्या होती, प्रवाहित होती रहेगी। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया, सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को, कि जब हम एक बार सुपर जो कंडक्टर पदार्थ होते हैं, अगर उन पदार्थों के बने तारों को हम जब किस लिए यूज़ करें, जो आपका जो विद्युत ऊर्जा होती है, जब जिसको हम लोग ट्रांजिट करते हैं पावर हाउस से, तो हम लेस रेजिस्टिविटी पर उसको हम क्या कर सकते हैं, उस ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को हम इन विद्युत तारों से भेज सकते हैं। कौन से विद्युत तार, जो अतिचालक पदार्थ से बने हैं, ठीक है। और उन तारों में एक प्रॉपर्टी और क्या होगी कि वो धारा को स्टोर भी कर लेता है। तो जब हमारे पास ऊर्जा की कमी होगी तो वो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को भेज देगा, मांग को पूरा कर देगा। और जब कमी नहीं होगी तो क्या करेगा, जो विद्युत उत्पादन हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, अतिचालक रिंगों में स्टोर करके रख लेंगे, ठीक है। जिससे जब अधिकतम मांग के दौरान जब आपकी जो है उसकी जब डिमांड ज़्यादा हो तो आप उसको फिर से सप्लाई कर सकें। तो अगर हम ऐसी रिंग बनाएं, अतिचालक पदार्थों की रिंग बनाएं, तो उसमें हम लेस रेजिस्टिविटी के द्वारा क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को स्टोर कर सकते हैं। जो पावर हाउस में हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, विद्युत ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, अगर सपोज़ वो ज़्यादा डिमांड से ज़्यादा अगर प्रोड्यूस हो रही है, तो आप उसको अतिचालक पदार्थों से बनी रिंगों में क्या कर सकते हो, संग्रहित करके रख सकते हो। और फिर उसको डिमांड होने पर क्या कर सकते हैं, फिर से सप्लाई कर सकते हो। और अतिचालक पदार्थों से बने जो तार होते हैं वो लेस रेजिस्टेंस के द्वारा क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को भेज सकते हैं, ट्रांजिट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा उपयोग क्या है अतिचालक पदार्थों का, कि अतिचालक विद्युत चुंबकों से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, जबकि साधारण विद्युत चुंबक उत्पन्न नहीं कर सकती। अगर अतिचालक पदार्थों की बनी विद्युत चुंबक होगी तो आप क्या करोगे, उससे प्रबल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हो, ठीक। अब इसके बाद तुम्हारा आता है विद्युत ऊर्जा और शक्ति। विद्युत ऊर्जा क्या होती है बच्चों, जैसे कि तुम लोग को अभी हमने बताया कि जब हम किसी तार को, जैसे कि मान लो मेरा तार है, इस तार को मैंने क्या किया, बैटरी के सिरों से जोड़ दिया, ठीक। तो आप लोग को बताया कि इस तार के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के द्वारा क्या करते हैं, चलना शुरू करते हैं। जब ये चलना शुरू करते हैं तो जो धनायन है, इन धनायनों के बीच में जो खाली स्पेस है, इससे बार बार टकराते हैं। जब ये बार बार टकराते हैं तो क्या होता है कि जो ऊर्जा इन्होंने, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, जो ऊर्जा उसने इस बैटरी से ली है, इस ऊर्जा को वो धीरे धीरे तार के इन आयनों को दे देता है। और तार क्या होता है, गर्म होने लगता है। जब इन तारों को दे देगा तो क्या होगा, इनका थर्मल मोशन बढ़ेगा, इनका आयाम भी बढ़ेगा, तार का टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो इस तरीके से आपने जो बैटरी से जो ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉन्स को दी, वो ऊर्जा क्या हुई, ऊष्मा में बदल गई, ठीक है। फिर से मैं बता रही हूँ कि जब हम किसी तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या होता है कि इस तार के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, यानी कि अपवाह वेग से चलने लगते हैं। और स्थिर धनायनों के बीच में जो खाली जगह है, इसमें ये मोशन करना शुरू कर देते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। जब रैंडम मोशन करते हैं तो बार बार क्या होता है, इन धनायनों से टकराते हैं। और टकराने में बार बार इस बैटरी से ली गई ऊर्जा को वो खो देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि तार में इस विद्युत धारा को बनाए रखने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पास एनर्जी की कमी ना हो, तो ये बैटरी क्या करती है, लगातार इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। और ये इलेक्ट्रॉन्स बार बार क्या करते हैं, इन धनायनों से टकराकर अपनी ऊर्जा को खोते रहते हैं। जिससे क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद जो तार है वो हमारा गर्म होने लगता है, तार का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार बैटरी से जो ऊर्जा ली गई वो क्या हुई, हमारी ऊष्मा में बदल गई, ठीक है। तो अगर सपोज़ मैंने माना कि I एम्पियर की धारा है, वो किसी तार में अगर t सेकंड तक बहती है और उसके सिरों के बीच अगर v विभवांतर हो, तो t सेकंड में तार से बहने वाला आवेश क्या हो जाएगा, आवेश की परिभाषा q = I × t, ठीक। अब इस q कूलम आवेश को v विभवांतर को पार करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, आप लोग को v की डेफिनेशन पता है विभवांतर की, v बराबर क्या होता है, W/Q होता है। यहाँ से W = V × Q हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर v की वैल्यू को रख दीजिए, q की वैल्यू को रख दीजिए, q की वैल्यू क्या थी, I × t, ठीक है। तो ये किया गया कार्य आ गया कि जो एनर्जी हमारी विद्युत ऊर्जा जो बैटरी हमारी एनर्जी दे रही है ना, तो वो एनर्जी हमारी कितनी होगी, W = V है। जितनी एनर्जी हमारी खर्च हो रही है वो ये होगी, ठीक। अगर हम इसे
आई इंटू आर के टर्म्स में लिखें, आई को हटाना हो तो आप क्या करोगे, वी को हटाना हो सॉरी, तो क्या करोगे, वी की जगह यहाँ आई आर रख दो। ठीक, तो ये आई इंटू आर के टर्म्स में हो जाएगी डब्ल्यू इज इक्वल टू आई आर, आई स्क्वायर आर टी। अगर इसको हमें वी और आर के टर्म्स में लिखना है तो आई को हटाना पड़ेगा, तो आई की वैल्यू ऐसे क्या हो जाएगी, वी अपॉन आर, इसको यहाँ पर रख दो तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू आई इंटू टी। आई की जगह क्या लिख दोगे, वी अपॉन आर, तो जगह वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। ठीक, ये क्या हो गया, ये हमारी आ गई टी सेकंड में तार में क्षय होने वाली ऊर्जा। ठीक है, बैटरी जो ऊर्जा दे रही है इलेक्ट्रॉन को, तो तार में जितनी ऊर्जा क्षय हो रही है वो हमारी इतनी हो रही है। अब जब इस ऊर्जा को हमें ऊष्मा में बदलना होता है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बेटा पढ़ा था कि W इज इक्वल टू होता है J इंटू के क्यू, है ना, और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। जहाँ J क्या होता है, परिवर्तन गुणांक होता है, और J की वैल्यू होती है वो 4.2 होती है। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू W अपॉन J हो जाएगा। Q हमारी क्या है, ऊष्मा है, उस ऊष्मा को मैंने यहाँ पर H से लिख दिया, W की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए। जब पहले वाले फॉर्मूले से रखोगे बच्चों V इंटू आई इंटू टी से, तो ये हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी, V इंटू आई, ये आपका हाँ V हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी अपॉन 4.2। ठीक, एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पर ये बन जाएगा, ये मैंने डबल डबल लिख दिया, ये हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी अपॉन 4.2। एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। ठीक है, किससे, पहली वाली इक्वेशन जो आपकी थी। अगर W की जगह आई स्क्वायर आर टी रख दोगे तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2। अगर वी स्क्वायर टी अपॉन आर रख दोगे तो वी स्क्वायर टी अपॉन आर इंटू 4.2। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आपके बने। क्यों, क्योंकि W की वैल्यूज़ आपके पास 3 थी, 3 वैल्यूज़ थी अलग अलग, V और I, V और R, और I और R के टर्म्स में। तो उसके अकॉर्डिंग जो हीट जो उत्पन्न होगी वो हमारी 3 फॉर्मूले हमारे ये बन गए हैं यहाँ पर। पहला फॉर्मूला क्या बना है, V स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर इंटू 4.2। दूसरा फॉर्मूला क्या बना, V इंटू आई इंटू टी अपॉन 4.2। और तीसरा फॉर्मूला क्या बना, आई स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन 4.2। तो ये हमारी हीट हो गई। ठीक, अब इसके बाद बच्चों विद्युत शक्ति क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। किसी विद्युत परपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर क्या कहलाती है, उसकी विद्युत शक्ति कहलाती है। ठीक, ये इसको आप याद कर लीजिए डेफिनेशन को, कि ऊर्जा के क्षय होने की दर क्या होती है, हमारी विद्युत शक्ति होती है। इसे P इज इक्वल टू W अपॉन टी। या P क्या है, शक्ति है, यहाँ P मोमेंटम नहीं हुआ है, या P हमारी क्या होगी, शक्ति होगी। तो इस परिभाषा से आप देख सकते हो W यहाँ पर हमारी ऊर्जा है, ये कार्य नहीं है, है ना। तो ऊर्जा के क्षय होने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। अगर W का मान 1 जूल रख दें और T की वैल्यू 1 सेकेंड रख दें तो P इज इक्वल टू 1/1 यानी कि 1 वाट हो जाएगा। ठीक, तो यदि किसी परपथ में 1 जूल पर सेकेंड की दर से ऊर्जा का लॉस हो रहा है, इसका मतलब उसकी शक्ति कितनी है, 1 वॉट है। ठीक है, शक्ति को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, 1 वॉट की डेफिनेशन क्या होगी कि यदि किसी परपथ में 1 जूल पर सेकेंड की दर से एनर्जी का लॉस होता है तो उस परपथ की शक्ति 1 वॉट कहलाती है। ठीक है, अब W की क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं अलग अलग फॉर्मूले, तो P की भी 3 वैल्यू हो जाएंगी। पहले हमने W की जगह V इंटू आई इंटू टी रखा, T से T कट गया तो V इंटू आई आ गया। ठीक, अब इसमें V की जगह आई आर रख दोगे तो आई स्क्वायर आर आ जाएगा। जब आई की जगह V अपॉन आर रख दोगे तो V स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। ठीक, मैंने क्या किया, आई की जगह V अपॉन आर रखा, V इंटू वी क्या हो गया, ये V इंटू वी हो गया, V स्क्वायर अपॉन आर। तो P की भी 3 वैल्यूज़ हो गई, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों, उसको ध्यान से देखो। आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा कि बल्ब के ऊपर जैसे 60 वाट 220 वोल्ट इस तरीके से लिखा होता है, या 40 वाट 220 वोल्ट इस तरीके से लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये है कि जब हम इस बल्ब को 220 वाट पर जलाएं, है ना, 220 वोल्ट पर जलाएंगे, वाट नहीं वोल्ट पर जलाएंगे, तो उसमें 40 वाट की शक्ति क्या होगी, क्षय होगी। अगर 60 वाट लिखा है तो इसका मतलब ये है कि जब हम उस बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाएंगे तो उसमें 60 वाट की शक्ति क्षय होगी। इसका मतलब 40 वाट का मतलब क्या है कि 40 जूल विद्युत ऊर्जा हमारी ऊष्मा और प्रकाश में बदल जाएगी, यानी कि इतनी जो एनर्जी होगी उसका क्षय हो रहा है। किसके रूप में होगा, ऊष्मा और प्रकाश के रूप में। अगर 60 वाट लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि 220 वोल्ट पर
1 सेकंड में 60 जूल विद्युत ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश में बदल रही है। ठीक है, तो जब इस तरीके से लिखा जाए इसका मतलब ये हुआ कि इस वोल्ट पर अगर आप बल्ब को जलाते हो तो इतने वॉट एनर्जी का क्षय इतने वॉट शक्ति का क्षय होगा। ठीक, अब जो पावर हाउस होते हैं, जो हम लोग घरों में बिजली यूज़ करते हैं, वो 220 वोल्ट पर हम लोगों को मिलती है। ठीक है, तो जब आप अधिक शक्ति का बल्ब लगाते हो तो बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। क्यों ग्लो करता है बहुत ज़्यादा? देखो बच्चों, जब आप बहुत ज़्यादा पावर का बल्ब लगाते हो, P = V × I, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब V की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी 220 वोल्ट पे, तो जब पावर बढ़ेगी, जब आपने बहुत ज़्यादा पावर का बल्ब लगाया है, तो करंट का मान भी इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा हो जाएगा। जब करंट का मान ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोगों ने पढ़ा है V = होता है I × R। इस V को तो मुझे कांस्टेंट रखना है ना। I मेरा बढ़ गया तो R का मान मुझे क्या होगा, कम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाई वॉट के जो बल्ब होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और रेजिस्टेंस कब होगा, जब फिलामेंट मोटा हो। ठीक है, तो जितने भी हाई वॉट के तुम्हारे बल्ब होंगे उनका फिलामेंट कैसा होता है, मोटा होता है। जितना पतला फिलामेंट होगा इसका मतलब उस बल्ब का जो वॉट है, उस बल्ब की शक्ति वो उतनी ही कम है। और जितना मोटा उसका फिलामेंट होगा उस बल्ब की शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको समझाई है कि V = IR से V को कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, I का मान ज़्यादा होने के कारण R को कम करना पड़ेगा। और R का मान बल्ब में कैसे कम होगा, जब आप फिलामेंट को मोटा कर दोगे। तो जो हाई वॉट के जो बल्ब होते हैं उनमें जो फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है, और तार कैसा होता है, मोटा होता है। अब सपोज़ अगर मैंने 3 बल्ब लिए, एक 40 वाट का, एक 60 वाट का, एक 100 वाट का, और उनको मैंने क्या किया, पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा। जब पैरेलल में जोड़ोगे उस समय 100 वाट का बल्ब सबसे ज़्यादा तेज़ जलेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने पैरेलल में जोड़ा तो सबके एक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, जो V की वैल्यू है, सारे बल्ब के एक्रॉस कैसी होती है, सेम होती है। तो जब V की वैल्यू मेरी कांस्टेंट हो गई, आपने 100 वाट का बल्ब लिया है तो उसमें धारा का मान सबसे ज़्यादा होगा। जब धारा का मान उसमें ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा, अभी मैंने बताया रेजिस्टेंस का मान क्यों कम हुआ है ना, V = I × R से। जब रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, V² × T/R × 4.2। हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि V को मुझे कांस्टेंट रखना है ना। जब रेजिस्टेंस का मान यहाँ पर कम होगा तो हीट मेरी क्या होगी, यहाँ पर ऊष्मा हमारी अधिकतम हो जाएगी। और जो 100 वाट का बल्ब है, जितनी ज़्यादा ऊष्मा होगी उतना ज़्यादा तेज़ ग्लो करेगा। तो जो 100 वाट का बल्ब है वो हमारा तेज़ ग्लो करेगा। लेकिन जब आप सीरीज़ में जोड़ते हो तो सीरीज़ में कम वाट का जो बल्ब है वो तेज़ जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि सीरीज़ में कम शक्ति वाले बल्ब का जो प्रतिरोध होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा? क्योंकि इसमें भाई वोल्टेज अलग अलग है। इसमें I का मान क्या रहता है, सीरीज़ में जोड़ने पर I का मान कांस्टेंट होता है। जब I का मान कांस्टेंट होगा तो H = I² × R × T से जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो H का मान भी बढ़ेगा। जब हम सीरीज़ में जोड़ते हैं तो 40 वाट का जो बल्ब है सबसे ज़्यादा तेज़ चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि कम शक्ति वाले बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है। नहीं, ठीक है, हाँ, रेजिस्टेंस इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस इसका जो कम पावर है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से क्या होगा, जो फॉर्मूला आपने हीट का लगाया ये क्या है, I² × R × T/4.2। तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए कम वोल्टेज वाले कम वॉट वाला जो बल्ब होगा वो सीरीज़ में जोड़ने पर ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक, अब कुछ बड़े मात्रक भी होते हैं इनकी, जैसे कि तुम्हारा किलोवाट है, मेगावाट है, हॉर्स पावर, अश्वशक्ति है। इसका जो वो है वो कितना होता है, 7, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। जूल का नियम क्या है कि अगर एक निश्चित ताप पर ऊष्मा के उत्पन्न होने की जो दर होती है वो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती और तार के क्षणों के बीच विभवांतर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जो H है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² होता है, और H इज़ डायरेक्ट दर यानी कि H/T, ये H/T जो होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² होता है, और H/T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो ऊष्मा के उत्पन्न होने की दर है वो एक निश्चित ताप पर होनी चाहिए।
ठीक है। तो एक निश्चित ताप पर ऊष्मा के उत्पन्न होने की जो दर होती है वो धारा के वर्ग के अनुपाती और विभवांतर के वर्ग के भी अनुक्रमानुपाती होती है। और जो जूल का नियम होता है वो ओम के नियम के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ ओम का नियम लागू होगा वहाँ पर ये जूल का नियम भी लागू होगा।